मैं अखिलेश शर्मा अपने YouTube चैनल ए शर्मा एकेडमी पे स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं महासागरों के बारे में। आज हम पढ़ते हैं जो कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए हैं। अगर हम सागरीय जल की बात करें तो इसके दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला क्या होता है, उसका तापमान, और दूसरा होता है उसकी लवणता। तो इसकी क्या डेफिनेशन, इसको पहले पढ़ते हैं। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सागरीय लवणता कहते हैं। और इसको किस तरीके से दर्शाया जाता है, तो प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा को ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में ये दर्शाया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा कि 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। सागरीय लवणता को सेलेनोनेक्टर यंत्र द्वारा इसको ये मापा जाता है। 1884 में डिटमार ने क्या किया, उन्होंने 47 सागरीय लवणों का पता लगाया, लेकिन उसमें से भी फिर 7 हमारे प्रमुख हैं। और 7 में अगर हम बात करें तो पहला होता है सोडियम क्लोराइड, जो सबसे ज्यादा 77.8% पाया जाता है। दूसरे नंबर पे होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो आपका 10.9% पाया जाता है। और इसके अलावा अन्य होते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने एक पाई चार्ट बनाया है, तो सोडियम क्लोराइड 77.8%, मैग्नीशियम 10.9% और अन्य आपका 11.3% होगा। इस तरीके से रहता है। और समान लवणता वाले स्थान जो होते हैं उसको मिलाने के लिए जो रेखा खींची जाती है उसको क्या कहते हैं, समलवण रेखा या फिर आइसोहेलाइन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, महासागरों की अगर हम औसत लवणता की बात करें तो कितनी होती है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। और सर्वाधिक अगर बात करें तो अटलांटिक ओशन जिसकी है 36, और पैसिफिक ओशन की 31 से लेकर 35, और इंडियन ओशन की 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। नेक्स्ट देखिए, ये इक्वेटर है। यहाँ पर इक्वेटर से जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो लवणता में कमी आती जाती है। इसका मतलब होगा कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है। नहीं, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा लवणता नहीं होती, क्योंकि इक्वेटर पर जो बारिश होती है उससे उसकी लवणता उच्च नहीं होती। हालांकि यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो अगर हम नॉर्थ में देखें कि नॉर्थ पोल पे उच्चतम लवणता कहाँ है, तो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्चतम लवणता पाई जाती है। और अगर हम साउथ पोल में बात करें तो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य यहाँ पर ये उच्च लवणता ये पाई जाती है। और यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक जो है उसकी लवणता कितनी है, 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। जॉर्डन के मृत सागर या जिसको डेड सी 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। और टर्की की वान झील 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, जो विश्व में सर्वाधिक है। ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि टर्की की वान झील की लवणता विश्व में सर्वाधिक है, और जॉर्डन के मृत सागर डेड सी 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर ये है झील और यहाँ पर ये सागर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लवणता कहाँ पर है, और अगर हम सागर की बात करें कि सर्वाधिक लवणता कहाँ है, तो उस कंडीशन पर आपका होगा मृत सागर। नेक्स्ट पॉइंट है कि नदियों द्वारा लाए गए अगर हम लवणों की बात करें तो उसमें मेनली क्या होता है, कैल्शियम 60% तक होता है। और सागरीय लवणों में सोडियम क्लोराइड 78% होता है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और समुद्री जल में अगर हम बात करें तो मेनली क्लोरीन एवं सोडियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। बंगाल की खाड़ी की औसत लवणता होती है 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, और अरब सागर की है आपकी 36 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। सागरीय लवणता के क्या प्रभाव है, तो अधिक लवणता के कारण क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है, और जिससे क्या होता है फिर जल का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे उसका प्रभाव लहरों पर, धाराओं पर, जल के तापमान पर, उसमें पाई जाने मछलियों पर, सागरीय जीवों पर, और प्लैंकटन क्या होता है, ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो बड़े जीवों के लिए फूड सोर्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सागरीय तापमान, जो कि महासागरीय जल का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। और अगर हम महासागरीय जल की औसत दैनिक तापांतर की बात करें तो इसमें लगभग 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है। और इक्वेटर के समीप सागरीय जल जो सबसे अधिक गर्म होगा, और ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है। पैसिफिक ओशन का आपका औसत तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस, अटलांटिक का 16.9 डिग्री सेल्सियस, इंडियन का आपका 17.3 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होता है आपका यहाँ पर पैसिफिक ओशन का। और महासागर की सतह का औसत तापमान 27 डिग्री
सेल्सियस होता है। और इक्वेटर आपका ये रहा, अगर बात करें कि नॉर्थ में ज़्यादा होता है या फिर साउथ में ज़्यादा होता है महासागरों का तापमान, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नॉर्थ में आपका 19 डिग्री और यहाँ पर ये 16 डिग्री है, तो नॉर्थ में ये ज़्यादा होता है। सागरीय तापमान सर्वाधिक अगस्त के महीने में होता है और न्यूनतम फरवरी के महीने में होता है। और अगर हम दिन में बात करें कि दिन में 2 बजे और सुबह 5 बजे, तो 2 बजे सर्वाधिक होता है और सुबह 5 बजे ये न्यूनतम होता है। सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सागरीय जल में कितनी गहराई तक, वो 200 मीटर की गहराई तक जाती हैं। और इसकी गहराई को किस में नापते हैं, इसको फैदम में नापा जाता है। और फैदम, एक फैदम बराबर होता है आपका 6 फीट। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, एक फैदम बराबर 6 फीट। गहराई को किस में नापते हैं, फैदम में नापते हैं। कितनी गहराई तक जाता है, 200 मीटर। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। सो डियर स्टूडेंट, ये 2-3 पॉइंट और हैं, इनको भी याद रखना। जैसे कि पिक्नोक्लाइन क्या होता है, तो जल निकाय में घनत्व प्रवणता को ये दर्शाता है। और हेलोक्लाइन क्या होता है, जल निकाय में लवण प्रवणता को ये दिखाता है। थर्मोक्लाइन जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तीव्र तापमान में परिवर्तन को ये दर्शाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरल या फिर कोरल रीफ्स, जिसको हिंदी में प्रवाल या फिर प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसको अगर हम समझें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एक स्थान पर बहुत सारे मूंगे एक समूह में रहते हैं और वो अपने चारों ओर चूने का एक खोल बनाते हैं। कुछ समय बाद मूंगा मर जाता है तो उस स्थान पर और दूसरे मूंगे आकर अपना वो खोल बनाते हैं, किसके, चूने से। तो ये प्रोसेस चलती रहती है और प्रोसेस चलती रहती है, उससे क्या होता है, उससे भित्ति का निर्माण होता है जिसे रीफ कहते हैं। और उसे ही हम आगे जाके प्रवाल भित्ति या फिर कोरल रीफ कहते हैं। प्रवाल अर्थात जिसे मूंगा क्या है, एक समुद्री जीव है जो किस में आता है, ये संघ सीलेंटेटा में आता है। जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब आपको ये वर्ड सीलेंटेटा वहां पर मिलेगा। ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। और इसके लिए अगर हम बात करें कि इसके लिए कितना टेम्परेचर उपयुक्त होता है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है इसके लिए उपयुक्त होता है। अत्यधिक विषमता के कारण इसे महासागरीय वर्षा वन की संज्ञा दी गई है। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए आप इसको। कोरल या कोरल रीफ्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन, तटीय प्रवाल भित्ति, जो तट के किनारे पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल में देखें, भारत में मन्नार की खाड़ी के पास पाए जाने वाले प्रवाल। अवरोधक प्रवाल भित्ति, जो समुद्र तट से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। इसके एग्जांपल में देखेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में क्वींसलैंड प्रांत के पास और पैसिफिक ओशन में ये पाया जाता है। इसको ध्यान रखें कि ये किस ओशन में है, कहां पर है और किस कंट्री के पास है। और 9 डिग्री से लेके 22 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य 1920 किलोमीटर की लंबाई में तट से करीब 32 से लेके 48 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। ये ध्यान रखिए, इसको काफी इंपॉर्टेंट है ये ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट, प्रवाल वलय या अटोल, वलय जैसे रिंग, तो ये द्वीप के चारों ओर एक वलय के रूप में उपस्थित होते हैं, जिनको प्रवाल वलय या फिर अटोल कहते हैं। इसमें आपके एग्जांपल में देखिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, फुराफुटी अटोल या फिर लक्षद्वीप समूह के अटोल। ग्लोबल वार्मिंग का प्रवाल या प्रवाल भित्ति पर काफी ज्यादा इफेक्ट है। और अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन के जो प्रवाल हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट थे कोरल या फिर कोरल रीफ से रिलेटेड, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है ग्रेट बैरियर रीफ इससे रिलेटेड काफी एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ये महासागरीय वर्षा वन की संज्ञा दी गई है। ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग या फिर प्रवाल विरंजन। तो प्रवाल महासागरों में जुजंतले नामक सूक्ष्मदर्शी जो शैवाल होता है उससे इसका सहजीवी संबंध होता है। और ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिससे क्या, ये जो भोजन बनाते हैं और वो उस भोजन को प्रवाल भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे उनका विकास होता है। लेकिन जब तापमान में वृद्धि होती है, अल्नीनो घटना होती है या गाद का जमा होना, समुद्री प्रदूषण के कारण क्या होता है, ये जो शैवाल है इसका रंग ग्रीन से व्हाइट हो जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया फिर नहीं हो पाती और फिर इसे जो प्रवाल है भोजन के रूप में इसको उपयोग नहीं करता है और लास्ट में क्या होता है, वो मरने लगते हैं। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन या फिर कोरल ब्लीचिंग
कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जलमग्न कटक या फिर ओशनिक रिज। तो ये क्या, ये महासागरों में कई सौ किलोमीटर चौड़ी तथा सैकड़ों या हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियां हैं और ये पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण भी करते हैं। अगर हम जलमग्न पर्वत तंत्रों की कुल लंबाई की बात करें तो करीब 75,000 किलोमीटर से भी अधिक है और अटलांटिक तथा इंडियन ओशन में इन कटकों का सबसे अधिक विस्तार है या सबसे अधिक ये पाई जाती है। फॉर एग्जांपल में अगर देखें तो मध्य अटलांटिक रेंज या कटक की लंबाई 14,000 किलोमीटर है और महासागरों के मध्य भाग में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है इससे जलमग्न कटक से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट, एक दो पॉइंट और देखें। आइसलैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच कौन सा कटक है, तो बिलियल थॉम्सन। और 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ पर पाया जाता है, तो ये इंडियन ओशन में स्थित है। ये पॉइंट भी आप इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबमरीन ट्रेंच या फिर डीप्स, जलमग्न खाइयां या फिर गर्त। तो गर्त क्या होता है, ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जो सामान्यतः कितनी गहराई होती है इनकी 5,500 मीटर से भी अधिक ये गहरे होते हैं। और अगर एक बात करें कि सबसे ज़्यादा गर्त किस महासागर में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा गर्त पाए जाते हैं और पैसिफिक ओशन में ही सबसे ज़्यादा द्वीप भी पाए जाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिए। यहाँ पे मैंने कुछ ये चार्ट बनाया, देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण गर्त किसके पहले पैसिफिक ओशन के पड़ते हैं। तो मैरियाना ये संसार का सबसे गहरा गर्त है जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर। कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन में भी कहाँ पर है, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में फिलीपींस में स्थित है। सेकंड पे है टोंगा, थर्ड वन है मिंडानाओ, नेक्स्ट है अटाकामा। तो ये सब आप इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो प्यूर्टोरिको जिसकी गहराई 8,380 मीटर और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम द्वीप समूह के समीप स्थित है जो सबसे गहरा गर्त है किसमें, अटलांटिक ओशन में। और ये पहले नंबर पे आपका ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया, थर्ड नंबर पे ये हो गया और फिर फोर्थ नंबर पे आएगा आपका ये, और अटलांटिक ओशन में ये पहले नंबर पर आएगा। इसमें पर है रोम से जिसकी आप गहराई दे सकते हैं 7,750 मीटर और ये कहाँ पर है, दक्षिण अटलांटिक ओशन में है। अगर हम बात करें इंडियन ओशन में तो आपका शुंडा या जावा गर्त जिसकी गहराई 7,450 मीटर और ये सबसे इंपॉर्टेंट गर्त है किसका, हिंद महासागर का। तो ये जो लिस्ट है ये आपको कई सारी बुक में भी मिल जाएगा, आप कैसे भी करके इसको याद कीजिए। मैं आपका ये मैरियाना गर्त, ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये पूछा जा सकता है। अगर हम इसकी टोटल गहराई की बात करें कि इसकी कितनी गहराई होगी, तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर और मैरियाना गर्त जिसकी गहराई 11,022 मीटर। तो अगर ऊपर से लेके नीचे अगर आप टोटल निकालेंगे तो इसको और इसमें प्लस कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर। तो इसकी गहराई टोटल कितनी है 20 किलोमीटर। और अगर हम माउंट एवरेस्ट को उठा के अगर हम मैरियाना गर्त में रख दें, यहाँ पर देखिए इसमें अगर ये मैरियाना गर्त है और इधर माउंट एवरेस्ट अगर हम उनको इसमें रख दिया तो देखिए यहाँ पे तब भी करीब करीब आपका 2 किलोमीटर से ज़्यादा का जो जल का क्षेत्र है वो खाली रहेगा, क्योंकि मैरियाना गर्त आपका 11,022 मीटर है और इसकी 8,848 मीटर की इसकी ऊंचाई है किसकी, माउंट एवरेस्ट की। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं आपके किससे रिलेटेड है, आपके सबमरीन ट्रेंच या फिर डीप्स या फिर गर्त या फिर जलमग्न खाइयां। स्टूडेंट एक दो पॉइंट है और देखिए यहाँ पर एक समुद्री मील में कितने मीटर होते हैं, तो एक समुद्री मील में 1852 मीटर या फिर भौमिक मील 1609 मीटर ये उसकी लंबाई होती है। और सबसे लंबी समुद्री खरपतवार आपकी वरुण या जिसको हम केल्प घास कहते हैं होती है और इसकी लंबाई लगभग 60 मीटर होती है। सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए सारगेसो सागर जो कहाँ पर पाया जाता है, जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है
और ये गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा और उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा के ये मध्य में है। और अगर हम देखें कि अटलांटिक ओशन की सर्वाधिक लवणता यहीं पर पाई जाती है, जो कितनी है 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। और यहाँ पर जो वार्षिक औसत तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। सार्गेसो सागर 20 से लेकर 40 उत्तरी अक्षांश तथा 35 से लेकर 75 पश्चिमी देशांतर के मध्य एक शांत एवं गतिहीन जल राशि है। इस क्षेत्र में सार्गेसम घास फैली होती है, जो एक जड़ विहीन घास होती है, जिसमें जड़ नहीं होती है, इसलिए इस क्षेत्र को सार्गेसो सागर हम कहते हैं। और इस क्षेत्र में जो पछुआ पवनें होती हैं और व्यापारिक हवाएं होती हैं, दोनों का एक संक्रमण क्षेत्र होता है, मतलब दोनों आके उसमें मिलती है। उस जगह पर ये स्थित है जहां पर प्रति चक्रवाती पवन संचार के कारण हवाएं बहुत धीमी गति से चलती हैं, जिस कारण इस जल का अन्य जल के साथ मिश्रण नहीं हो पाता। इस सार्गेसो सागर के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 11,000 वर्ग किलोमीटर है और इसका जल जो गर्म रहता है हमेशा, इसलिए इस क्षेत्र को महासागरीय मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। और जो सार्गेसम घास है, इसको जलीय जीव जो होते हैं वो इसको भोजन के रूप में इसको उपयोग करते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इमेजेस अपलोड करूंगा और उन इमेजेस की सहायता से आप देख पाएंगे कि सार्गेसो सागर कहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, मैरियाना गर्त कहाँ पर है, या चैलेंजर कटक कहाँ पर है। क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं अगर उसको मैप के साथ पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। आई होप वीडियोज आपको हमारे अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियोज हमारे पसंद आते हैं तो चैनल हमारा लाइक कीजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल हमारा शेयर कीजिए टू गेट मोर वीडियोज। थैंक यू।